हाँ जी, यस। सो ऑर्गेनाइजेशन की जब कभी भी ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द डिविजनल स्ट्रक्चर। जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, ऑर्गेनाइजिंग एक पूरा प्रोसेस होता है बेटा, प्रोसेस। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड था सिमिलर एक्टिविटीज का एक क्या बना दे, डिपार्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटेशन। थर्ड था मेरे पास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और फोर्थ था मेरे पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, यस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट। तो मैं दोबारा से आ रहा हूँ, डेविड अभी क्लास खत्म होगी मारूंगा, ठीक है। यहाँ देख बच्चे, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या करी जाती है, ऑर्गेनाइजिंग, बोलो, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या करी जाती है तो क्या फॉर्म हो जाता है। और लास्ट क्लास में तो भाई मैं स्ट्रक्चर का डिमीनिंग बता रहा था। जैसे एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और हर पार्ट के अलग अलग काम होते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को जब बांट दिया जाता है तो उसके भी अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। ओह, आपने पता क्या बताया था लास्ट क्लास में, पता नहीं नलायक बच्चों को याद है नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क इन विच ऑपरेटिंग एंड मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म्ड। सच बता रहा हूँ, पूरा ध्यान दिया था इस बात पे, इस डेफिनेशन के ऊपर। पता नहीं अभी मैं बोल रहा था, मुझे लगा कि मैं कंटिन्यू करूंगा, आवाज़ आएगी, आई नहीं, किसी की एक की नहीं आई। पता क्यों नहीं आई, क्योंकि 101% श्योर हूँ कि 99% बच्चा पढ़ के नहीं आया है। 99% बच्चा जी पढ़ के नहीं आया भाई, ये 100% श्योर हूँ भाई मैं। आपने रिवाइज ही नहीं किया। और जबकि बोल रहा हूँ कि मेरे लिए इस पूरे फर्स्ट बुक के अंदर एक तो जी आपका वो चैप्टर जिसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं किसके बारे में, इन्वायरमेंट, एक उसका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल और लीगल, एक उसकी दिक्कत लगती है, एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की दिक्कत लगती है। पूरी बुक की बता रहा हूँ, फर्स्ट बुक की पूरी बुक की बात बता रहा हूँ। और पूरा ड्रामा क्रिएट कर रहा था, स्ट्रक्चर भाई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भाई स्ट्रक्चर, ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया था। और ये बताया जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वैसे किसी भी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को भी बांट दे, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को भी बांट दे, उसका भी स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब जब बांटेगा तो हर पार्ट का एक काम है, तो काम, वर्क, दिख रहा है फ्रेम, फ्रेमवर्क। क्या बोल रहा हूं यार, फ्रेमवर्क। तो मेरे साथ बोलो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क। किस चीज का फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हम काम होते हुए देख रहे हैं, ऐसे बोल दोगे, जिसके अंदर हम काम होते हुए, हम कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर एंटर करें, एक स्ट्रक्चर बना हुआ, क्या बना हुआ, एक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे, जिसके अंदर हम काम होते हुए, काम दो तरीके के हैं, एक मैनेजरियल, एक ऑपरेशनल। मैनेज भी करने वाले कोई लोग हैं और कोई चलाने वाले हैं, इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, आउटपुट में। तो क्या दिक्कत है इसको बोलने के लिए, दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक्ट एज एन फ्रेमवर्क इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। अब भाई आयान ने डेफिनेशन चेंज कर दी, कहता है सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का दिल से मीनिंग बताओ। मैंने बता, क्या सर फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स कैसे यूज हो रहे होते हैं वो दिखता है उस स्ट्रक्चर में। इसने ये बताया, कह रहा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर इन विच वी कैन इजीली ऑब्जर्व द फंक्शनिंग ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। मैंने बोला किसी के पिताश्री भी गलत नहीं कर सकते भाई तेरी बात, पर क्यों गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मीनिंग पता था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता क्या, दिखने में क्या होता है स्ट्रक्चर, इसको मीनिंग पता था। इसने मीनिंग के बेसिस पर इसने बता दिया यार। और बेटा मैं तो आज भी मैं मान रहा हूँ सिमरन कि मैं अभी अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, कर हो रहा हूँ, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा हूँ। और जैसे जैसे सिमरन धीरे धीरे मैं ऑर्गेनाइज होऊंगा ना, तो किस में फॉर्म हो जाऊंगा, एक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन की जब क्या होगी, तो मैं, मेरा भी क्या फॉर्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर। तो तू जब फिर जब तू आएगी ना इस कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर, एंटर करेगी, एंटर करते ही, एंटर कर तुझे क्या दिखेगा, तुझे दिखेगा यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि किसके पास कितनी पावर है, किसने कितने पावर क्या करी हुई है, डेलीगेट। तो जैसे एंटर करेगी ना कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर, जैसे एंटर करेगी तो ये दिखेगा यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब तो दिखेगा बॉस कौन है, उसका बॉस कौन है, तो दिखेगा कि बॉस के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं। सो वर्कर्स वर्किंग अंडर द वन सुपीरियर, या वर्कर वर्किंग अंडर द वन बॉस, दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो जब कभी भी
सिमरन दोबारा से ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर एंटर करेगी तो उसको कुछ दिखेगा। सर क्या दिखेगा? सर उसको दिखेगा जॉब डिज़ाइन। जैसे एंटर करेगी डेस्क लगे होंगे, यहाँ पे डेस्क पे लिखा होगा मैनेजर, यहाँ लिखा होगा जूनियर मैनेजर, वहाँ लिखा होगा मार्केटिंग हेड। ऐसा दिखेगा, देखो मतलब तो दिखेगा किसका क्या काम है, तुझे दिखेगा ऐसा। तुझे दिखेगा ऐसा कि कितने कितने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, तुझे दिखेगा ऐसा। तुझे दिखेगा ऐसा कि यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा है, दिखेगा कि एक एक मेन के अंदर, वो मेन बॉस के अंडर, भूल रहा हूँ रीड कर लूँ क्या लिखा हुआ है, भूल रहा हूँ। इट मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉय जॉब अंडर मैनेज बाय वन मैनेजर के अंडर, ये भूल रहा था मैं, मैनेजर के अंडर कितने लोग काम कर, तुझे दिखेगा ऐसा। तुझे दिखेगा ऐसा कि किसने कितना काम अपना डेलीगेट किया हुआ है, तुझे दिखेगा ऐसा। तुझे ये 4 चीजें दिखेंगी जब कभी भी तू कॉन्सेप्ट क्लासेस का स्ट्रक्चर देखेगी। और सॉरी, कॉन्सेप्ट क्लासेस का, दुनिया में हर स्ट्रक्चर का, हर बिजनेस स्ट्रक्चर का पक्का दिखेगा जी, ये 4 चीज दिखेंगी। और हाँ, बार बार 1 मार्कर में इन बच्चों से पूछूंगा नालायकों से, पता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल। बार बार पूछूंगा यार, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब सब बोल तो देते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने लोग काम करते हैं। डिपेंड करता है कितने काम करते हैं, डिपेंड करता है कितने काम करते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ, सिमरन अभी बैठा हूँ, सिमरन बट पीछे बैठे बच्चों की आंखों को देख के बता दूंगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। 10 पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, सर मेरे बच्चों को आप जानते भी हो। मैं जानते भी हूँ, आप नाम बताओ, मैं बता दूंगा कल आया था नहीं आया था भाई, कि लास्ट क्लास में कितने क्लास में एब्सेंट था यार। ये रिपीटिशन और फेसेस को देख के पता लग जाता है यार। 12 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ सिमरन। देखो मैं अभी मेरे पास स्पेस खत्म हो गया, हम कमर्शियल पे आ गए ना, कमर्शियल नहीं था पहले, रेजिडेंशियल था। अरे सिमरन एक एक बैच के अंदर 100-120 बच्चे यार, तब भी पिन ड्रॉप साइलेंट, पीछे जो बैठा दिखता था यार। हाँ कुछ थे जो पबजी चलता था तब, बट मैं सही बता रहा हूँ, देखो मैं इजीली ऑब्जर्व कर लेता हूँ यार। अब है फेस देख के बता दूंगा, मतलब वो बच्चा देख यहाँ होगा तभी बता दूंगा कि दिमाग में दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब क्या चल रहा है वो बड़ी बता दूंगा, बट कुछ और चल रहा है। तो भाई मैं ना इजीली, अगर मुझे तो मैनेजर समझ रही है ना, मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर ना सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पर मुझे ऐसा लगता है मैं 100 बच्चे 150-200 मैनेज कर सकता हूँ, वही पिन ड्रॉप साइलेंट। अब क्या हुआ, अभी मैं सुबह सुबह ना मॉर्निंग में स्कूल ज्वाइन कर लिया मैंने, तो सुबह सुबह स्कूल जा रहा होता हूँ। जब स्कूल जाता हूँ ना तो स्कूल के बच्चे बड़ा तंग करते हैं, बट तो पता कैसे होते हैं, तुमको पता ही होगा, टीचर्स को कुछ समझते नहीं भाई, समझते ही नहीं। तो मैं स्कूल जाता हूँ तो ना वो टीचर्स मुझे ना जाने से पहले अंदर बता रही हो, सर बड़े शरारती हैं। वो मैंने बोला मैडम आपके लिए शरारती होंगे, आप जरा मेरे इंस्टीट्यूट आओ मैं आपको दिखाता हूँ जरा। ये टीचर स्कूल की हैरान हो जाती है कि मैं परफॉर्मेंस दे रहा होता हूँ, वो सारे पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में बैठे होते हैं। क्लास का एंटर करते पहले बोल दिया मैंने मेरी बात सुन भाई, मैं ऐसे पढ़ाने नहीं आता किसी को भी, पढ़ाने आया हूँ थैंक यू बोल, और अगर ज़्यादा हवाबाजी करनी है तो क्लास के अंदर ही मिल जा या क्लास के बाहर मिल जा। भाई तेरे मन में जो है तो बता, तो तेरे मन में क्या है, पढ़ने के लिए मन है तो बता, नहीं पढ़ना तो और बता। मतलब मैंने इजीली मैनेज कर लिया, मतलब मेरे को तो बड़ा इजी लगता है, मतलब मुझे मुझे पता लगता है पीरियड हो गया, अभी इतना छोटा पीरियड होते क्या है यार वो। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम मैं स्कूलिंग देख रहा हूँ यार, हमेशा मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए गया हूँ सपोर्ट करने के लिए, वहाँ 2-3 घंटे पढ़ाया जाता था, यहाँ 40 मिनट का पीरियड मिलता है मुझे। अबे 40 मिनट तो अभी स्टार्ट होती है बातें, यहाँ पे अभी 10 मिनट तो लग जाते हैं, एक आधे को सुनाने को, चुई को गाली देने में टाइम लग जाते हैं, सेटलमेंट के लिए वो लड़ेगा, वो फोन यूज कर रहा है, वहाँ 40 मिनट खत्म यार। और स्कूल वाले परेशान है, कह रहे हैं यार ये बड़े सही हैं यार, ये आते हैं हमारी क्लास में हल्ला गुल्ला, अब उनकी क्लासेस में बोल रहे हैं सर मैम बिजनेस क्लास लगवा दो हमारी बस, अब उनको बिजनेस पढ़नी सिर्फ यार। मैं कर सकता हूँ मैनेज भाई, मेरा स्पैन का कंट्रोल अच्छा है, बट हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, कुछ बहुत अच्छे टीचर थे मुझसे, वो अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल 20 बच्चों का रखते हैं भाई, कह रहे हैं हमको 20 स्टूडेंट का स्पैन ऑफ कंट्रोल अच्छा लगता है। सही है यार, 100% फोकस भाई, तो मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, पर स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक मैनेजर के अंडर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। मैं अपना बस एग्जांपल देके बता रहा था ये बात बस, और ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होगा बड़ा होगा। सुनना पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं, फिर बच्चों पे आ रहे हो आप, बिजनेस पे जाओ, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो भाई, वर्कर्स की बात करो, बच्चे पे आया तो टीचर पे आया तो हमेशा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये डिपेंड कैसे करता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा होगा, कितना होगा। सर ये डिपेंड करता है कि कितना इंटेलिजेंट है मैनेजर, क्या उसे इतनी कैपेबिलिटी है कि मैनेज कर सकता है 100 लोगों को, इस बात पे डिपेंड करता है क्या वो इतने इंटेलिजेंट है क्या। अरे क्या बच्चों को विश्वास है टीचर, फिर आगे बच्चे टीचर पे, क्या वर्कर्स को विश्वास है मैनेजर के ऊपर,
विश्वास कि हाँ जी कुछ बता रहा है तो सही बता रहा होगा, तो वो सुनेंगे बैठ के, या फिर हमेशा की तरह बहुत बाकी सारे जो आते हैं वो बस आगे चले जाएंगे? जब विश्वास नहीं होगा सुनेंगे नहीं, सुनेंगे संभालने नहीं जाएंगे। ये डिपेंड करता है भाई कि इंप्लॉय, वर्कर मतलब स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट है यार, वर्कर कितना इंटेलिजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना कैसा होगा, टॉल होगा लॉन्ग होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है? टॉल लॉन्ग, हाँ जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, दैट इज टॉल एंड लॉन्ग। आएगा आगे टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ओए राघव मल्होत्रा, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जो कंट्रोल, चुप रहे, कम से मेरा एग्जांपल बोल रहा था, ये बोल दे कि एक टीचर के अंदर कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा तो बिजनेस की लैंग्वेज में बता कि एक मैनेजर के अंदर कितने वर्कर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? और स्पैन ऑफ कंट्रोल किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर यार? क्यों मैनेजर कितना इंटेलिजेंट है? हाँ किसके ऊपर? अरे किसके ऊपर? अरे किसके ऊपर? अरे कुछ जॉब्स ना कुछ यार जैसे बिजनेस इको सब्जेक्ट हो सकते हैं यार, सही बता रहा हूं, धनी हो सकते हैं यार, धनी अकाउंट्स हो सकता है ऐसे यार, सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा यार, सब टीचर कॉमन बात कर रहे हैं यार, अकाउंट्स हो सकता है ऐसे, 100 बच्चे बैठ के अकाउंट्स हो रहा है, अरे नहीं हो सकता यार, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार। एक ही टीचर देखा मैंने दुनिया में जो ये काम कर सकता है जी। अरे रुक जाओ देख सर, सीए प्रवीण शर्मा, वो गुरु माना जाता है उनको इंडिया में भाई, नहीं 12th को नहीं पढ़ाते वो, बट कभी आप कभी यूट्यूब पे लाइव देखना जरा उनको जी, वो नेक्स्ट लेवल है जी। अब तो शायद से एज होगी 400 बच्चा बैठा अकाउंट्स में, वो अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं यार, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, हाँ जी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं पढ़ा सकते यार। अच्छा वहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है, वहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एक मैनेजर के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो सुन ले थरेजा, अगली बार से जब कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? हाँ जी क्या हो जाएगा? तो कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर आके 4 चीजें देख लियो। क्या देखूंगा सर? कि किसके पास कितनी क्या जॉब है, क्या जॉब प्रोफाइल है उसकी, क्या जॉब, हाँ जी क्या देखूंगा, कितने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, क्या देखूंगा यहाँ पर, क्या हाँ यहाँ क्या देखूंगा, क्या देखूंगा? नेचर ऑफ जॉब। अगर नेचर ऑफ जॉब टेक्निकल होती है, इज अ जॉब आर and routine in, then there can be a, and while if the job are specialized job, technique भाई हर बच्चे पे ध्यान देना होता है अकाउंट्स में यार, उसकी कैलकुलेशन उसके टेक्निक्स के ऊपर। if the jobs are, then there will be a, और लास्ट क्या देखिएगी कॉन्सेप्ट क्लासेस में? it means sharing of between manager and, so that they can work as a to achieve the common goal, that is the, और यही बेटा यही बच्चा मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन थी कि ये क्या होता है, आवाज नहीं आ रही, क्या होता है? विद इन विच अ मैनेजरियल एंड, यस इन विच मैनेजरियल एंड टास्क आर परफॉर्म, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड, मतलब आयान की डेफिनेशन आ गई, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख के बता दूंगा कि फिजिकल फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम कर रहे हैं। भाई कुछ बाकी सबसे डिफरेंट करना पड़ेगा भाई, तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएंगी चीज़ें यार, फिर तो यहाँ का यहीं रह जाओगे, फिर दिल से पढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ जी फर्स्ट वन इज आयन अन, अगर तू कभी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखे क्या पता लगेगा? क्या पता लगेगा? क्या क्या खत्म भाई आयन, किस में डिफरेंस? जॉब तूने रीड नहीं किया है कल लास्ट क्लास में? इसका ये मैनेजर है, सुपीरियर मैनेजर है ये जॉब, इसका जॉब परफॉर्मेंस है, जॉब डिजाइन है ये परचेजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंटेशन है। किसका क्या प्रोफाइल है वो जॉब डिजाइन होता है, मतलब किसका क्या काम है वो जॉब डिजाइन होता है। कितने डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज। तो अगली बार से कॉन्सेप्ट क्लासेस में आएगी, देखो सब दिखेगा ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लासेस अभी क्या है, क्या बन जाएगा। मैं एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा कुछ प्लान नहीं है। हाँ कोशिश करेंगे,
वो बहुत बड़ा काम होता है ये, पढ़ाने की तरह छोड़ना है यार। वो तब होगा जब आप सुपीरियर करेंगे, जब कुछ आप बेटर करोगे, जब आप मार्केट से कुछ डिफरेंट दोगे। जैसे सिलेबस खत्म हो गया तुम्हारा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली एक बात बता रहा हूँ धनी, मैक्सिमम स्कूल्स में बात चल रही है, स्कूल्स के अंदर भी, कि भाई सच में इनका अकाउंट्स का सिलेबस फुल खत्म हो गया पूरा यार। अभी मेरे को 11th स्टूडेंट्स आके बता रहे थे भाई, अब फिर मार्क्स भी आने चाहिए, यही बड़ी दिक्कत है जी। हाँ जी, मैंने हैप्पी मॉडल। हाँ जी, हाँ जी, देखो यहाँ देखो बच्चे, तो ठीक है यार, जॉब डिज़ाइन के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के बारे में। अगर जैसे मैं अपने बारे में बात कर रहा था अभी, जैसे कि अगर कल को कॉन्सेप्ट क्लासेस भी ऐसे क्या होता है, ऑर्गेनाइज क्या होता है, तो जब ऑर्गेनाइज हो गया, सोच अब ऑर्गेनाइज हो गया, ये देख जैसे हीरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हीरा क्या, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सारा दिन किस तरह सोचते होंगे, सिर्फ काम किस तरह करते होंगे, तो वो स्पेशलाइज भी किस में होंगे, सेल्स, ठीक है, किस में स्पेशलाइज्ड। मैंने कुछ नहीं करना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो दूसरा डिपार्टमेंट है मेरा, तो ये सारा दिन क्या करते होंगे, सेल्स, अभी सेल्स ही मैं कर लेता हूँ मार्केटिंग में कर लेता हूँ। इसका मतलब अभी थोड़ी स्पेशलाइजेशन में कमी होगी यार, जैसी जो सी होगी यार। नोट्स भी मैं बना लेता हूँ, डिले होता होगा कुछ हो जाता है भाई, क्योंकि मैं अभी स्पेशलाइज नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई। जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जैसे जैसे जब क्या हो जाएगा, तू देख लियो देख लियो तू देख लियो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आ जाएगी, बोलना क्या आ जाएगी। और बेटा स्पेशलाइजेशन क्या लेके आता है, बेनिफिट्स ऑफ, इससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आती है, कॉस्ट भी कम लगेगी और कॉस्ट भी कम, और हाँ जी देख तो क्या बोल रहे हैं, इट लीड्स टू दी स्पेशलाइजेशन बाय सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ, रिजल्टिंग इन रिड्यूस एंड इनहेंस्ड। जैसे जब कॉन्सेप्ट क्लासेस हो जाएगा ना, क्या ऑर्गेनाइज क्या हो जाएगा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अपने आप तुझे सिर्फ तू देख लियो, अपने आप पता होगा किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने किसको रिपोर्ट करना पता होगा, कौन किसके अंडर है और कौन किसके ऊपर है पता होगा, किससे ऑर्डर रिसीव करने किसको ऑर्डर, पूरी क्लैरिटी होगी यार, पूरी क्लैरिटी। साहब बोल दिया मैंने, साहब बता दिया मैंने, आज के बाद किसी बच्चों के मार्क्स नीचे से पता लगेंगे नहीं भाई, ये भाग भाग के जाएगा, ये मेहता मार्क्स बता दो मुझे, मेरे मार्क्स बता दो पहले। अरे अभी तक जब क्लास में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए मार्क्स, इसको पहले कैसे पता लग गए। और ये इतना बड़ा चौधरी है कि ये मार्क्स तो ले लेगा, 50 लोग और बता देगा मेरे तो इतने आए हैं, तेरे को पता लगा नहीं, मेरे को पता लग गए, इसको पता लग गया सर स्पेशलाइज्ड। मैंने भाई कुछ भाई मार्क्स मैं दूंगा, सेकंड पार्ट पे फिर तुम बता देना, जो तुम पहले बता दोगे यार। Who reports to whom? Who reports to? किससे किसने ऑर्डर, किसको ऑर्डर, पूरी क्लैरिटी होगी पूरी। जब कॉन्सेप्ट बेसिस क्या हो जाएगा, तो क्लैरिटी इन रिलेशनशिप बोलना यार, क्लैरिटी इन रिलेशनशिप। अब अगली बार चुई बोल रहा है दीपक सर को, कह रहा है बोलने का फायदा नहीं, मिलना ही नहीं, मुझे पता है। इसको भी सिखा रहा है, हमारे मत पूछ है, नहीं बताएंगे, वही बताएंगे ऊपर है ना जो, मतलब अरे ये ऊपर यही बताएंगे, इनसे पूछने का फायदा, टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा, प्लीज बता दो प्लीज ना, प्लीज नहीं कर रहा वेस्ट, कह रहा है ये बताएंगे नहीं, क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है। इसका मतलब चुई को क्या होगी, क्लैरिटी क्या होगी। रेज योर हैंड्स, क्लियर हो रही है बात यार, नहीं जो बात नहीं समझ आ रही बता देना कि सर क्या क्लैरिटी क्या है यार, क्लैरिटी क्या। अब पता क्या, सुनो यार पता क्या, मैं यहां पर हूं, अभी तक टाइम क्या हो रहा है, अभी तक आपके पेरेंट्स के, बच्चों के पेरेंट्स से कॉल जा चुका होगा, जा चुका होगा। पेरेंट्स पूछेंगे आपको कैसे पता, तुमको पता है कि सर मैं अटेंडेंस लेने बाहर खड़ा था, अटेंडेंस में आई है मेरे पास, उसमें आपका बच्चा नहीं बैठा क्लास के अंदर यार, तो कब क्या करना है सब क्लियर है। अब एक बात बता, 6 बज जाए फिर बोले आपका बच्चा 4 से 5 वाले टाइम में क्लास में नहीं आया था, अरे पेरेंट्स को क्या खाक पता है 4 से 5, वो खुद कहां थे उनको ये नहीं पता। अभी बताना आपका बच्चा अभी नहीं बैठा क्लास में, अभी वो अभी चेक करेंगे अभी कहां है वो, 2 घंटे पहले के बाद बताएगा, उसमें तो बच्चा कुछ गेम खेल लेगा घर के अंदर, पापा आपको पता नहीं है क्या वहां गया था, बताया तो था, पापा बोले हाँ हाँ हाँ, बेचारे पेरेंट्स।
अभी पूछ अभी। इसलिए भाई अगर क्लास स्टार्ट होने के 15-20 मिनट के अंदर कॉल नहीं गया तो यूजलेस है कॉल, फिर यूजलेस कॉल है, सही बता रहा हूं। इतने बुद्धू बनाए थे पेरेंट्स को, इतना बुद्धू बनाए थे, आपको नहीं पता, आपके सामने तो बैठा था पेरेंट्स, हाँ इतना कॉन्फिडेंस से, हाँ बैठा बैठा था। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये अब यार फरमान रोज नहीं बोलता मैं, हाँ कर दी कॉल, कर दी कॉल। और फरमान सुन, दूसरी बात सुन, सेशन अभी खत्म होगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या रिप्लाई किया वो तक मैसेज आ जाएगा मेरे फोन में, पेरेंट्स कह रहे हैं ये, पेरेंट्स कह रहे हैं ये। और ऐसे जब मैं पढ़ता हूँ नाम फरमान, देखता हूँ अगले दिन बच्चा वो आया होता है, फिर याद आता है हाँ इसके पेरेंट्स से ये कह रहे थे, पेरेंट्स कह रहे थे कि तबीयत खराब है। फिर मैं ऐसा पूछता हूँ बेटा दीक्षा कहाँ थी लास्ट क्लास में, सर वो फ्रेंड के साथ गई थी। मेरा समझ नहीं आता झूठा है कौन, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कई बार नहीं बोल पाता ये बात, मैं पता नहीं भाई अब कौन सच बोल रहा है कौन। वहां लिखा हुआ है कि दीपक सर ने कॉल किया, कह रहे थे बच्चे की तबीयत, और ये मेरी क्लोज है, ये कह रही है सर बड़ा मजा आया घूमने में, लास्ट क्लास में घूमने गई थी ओ। भाई सब कुछ क्लियर है भाई, ये तब बेटर हो सकता है बेटा, ये तब बेटर हो सकता है जब क्या हो, क्लैरिटी क्या हो। और ये क्लैरिटी बेटर तब हो सकती है जब ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया गया हो, ऑर्गेनाइज्ड। तो यस कम ऑन, फर्स्ट इज बेनिफिट्स, क्या आएंगे बेनिफिट्स ऑफ, जब ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइज, मेहर, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, इफेक्टिव, अब इजीली इफेक्टिव होगा, एडमिन करना आसान होगा, चलाना आसान होगा। जैसे कंट्री को गवर्नमेंट चलाती है ऐसे इंस्टीट्यूट को मैनेजमेंट चलाती है, चलाना क्या हो जाएगा, आसान। सबको पता हुआ किसका क्या काम है जी, तो क्या बोल रहे, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग अ, यार जिसका जो काम नहीं है वो उस काम में आना भी नहीं चाहिए यार। तेरे को लिख के दिया तेरे क्या क्या काम है, लिख के दिया हुआ क्या क्या काम है, मतलब कि अभी भी ना सिमरन जितने भी लोग हैं ना नीचे इंस्टीट्यूट में, उनके पास पूरे अपने काम की लिस्ट है जो उनको अपने पूरे इस ईयर के एंड तक फॉलो करनी है, और बेमतलब में किसी और काम के बीच में इंटरफेयर भी नहीं करना। ऐसे ही कुछ हो गया था, ऐसे ही कुछ हो गया था, जो पूछ रहा मूड क्यों खराब था कल, तो ऐसे ही हो गया था, किसने दोनों आपस में क्या करा काम में, इंटरफेयर, दोनों की लड़ाई हो रही है। और मैंने बोला, मैंने भाई ये WWE थोड़ी चल रहा है, मैं सॉरी भाई, एक को निकालना पड़ा, क्या करता मैं भाई, क्या करूं यार, सब खराब हो रहा था। मैंने नहीं यार, ना 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 मैं तो रह सकता नहीं, तो लड़ाइयां तुम कर रहे हो, क्लासेस मैं ढंग से नहीं ले पा रहा यार, मेरी क्या गलती है, तुमने उससे कुछ बोला, तूने उससे काम का मना करे, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, वो ठीक, अरे ठीक है भाई, ऑर्गेनाइज नहीं थी ना, होता ऑर्गेनाइज कभी ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं। फोन बंद कराऊंगा एक दिन बस, एक ये ऑर्गेनाइज का सबसे बड़ा पहला कार्ड करूंगा, एंटर तभी होगा जब फोन नहीं होगा हाथ में, थैला, और ये चू जैसे तो लोग थैले से ले जाएंगे फिर, हाँ जी इससे तो बात आ गई। यस, जब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, बोले जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, पहला अच्छा काम क्या होगा, बेनिफिट्स ऑफ, दूसरा अच्छा काम क्लैरिटी इन इफेक्टिव, और तीन रिसोर्स ढंग से यूज होंगे, क्या, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड, और मुझे नहीं लगता कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये मन ना हो कि अपने रिसोर्स ढंग से क्या करना, यूटिलाइज। तुमको बताया था ना बोर्ड्स के बारे में, अभी किसको बताया था, एक बोर्ड्स प्रिंट होने थे 70,000, इतना पैसा वेस्ट हो गया यार, ऐसे ही देने में 10,000 थे, लेने आया 70,000, मैंने बोला भाई, मैंने 10,000 नहीं थे, कह रहे जो 10,000 तो कहाँ थे, 70,000 थे। मैंने भाई एक सेकंड दोबारा सोया, गलत बोल रहा है तू, कह रहा सर आपके यहाँ से ऑर्डर आया है, मैंने कौन थे ऑर्डर करने वाले, कह रहे मिस्टर दीपक, मैंने मिस्टर दीपक, कोई बात नहीं, और मैं इतना कॉन्फिडेंट, मैंने नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या बात कर दी, ऐसे नहीं हो सकता, मैं भी कॉन्फिडेंस लेता हूँ, मैं दीपक सर वो कितने बोर्ड्स बोले थे, कह रहा सर 240, मैं 240, मैंने क्या हो गया बेटे, पूरी दिल्ली भरनी तूने क्या, कह रहा आपने तो कहा था, मैंने तो 20 कहा था, भाई साहब ने कितने करा दिए, 240, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, अब रोज आता दुख होता देखते हुए, और उसका फोन भाई मैसेज आया हुआ है बोर्ड वाले का, रिमेनिंग पेमेंट क्वेश्चन मार्क,
अबे यार कई पैसा यूज होता है समझ आती है यार, ऐसे चला गया यार। और सबसे बड़ी बात क्या है, 240 बोर्ड है, बच्चे 30 है, 30 बच्चों के बने 240 बोर्ड, मतलब एक बच्चे के 25-25 बोर्ड बने हैं। एक बच्चे की फोटो ही है, एक ही बच्चे की फोटो, उसके बोर्ड 25 है। हर बच्चे फोन आ रहे हैं, सर मैं इतना क्यों पॉपुलर कर दिया मुझे विकासपुरी में भाई, ऐसा भी मेरे कौन से मार्क्स आ गए थे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भाई, जब बटा होना काम पूरा। अच्छा उनकी गलती भी नहीं है भाई, कह रहे अब पेरेंट्स को कॉल ही मैं करूं, अब ये वीडियो डालो भी मैं, वहां दूसरे पेरेंट्स आ गए, या मैनेज मैं करूं, और एकदम से आपने आके बोला और आप चले गए। मुझे लगा आपने एक बोर्ड के 20 बोले, मैंने भाई दीपक सबके 20 बोले थे, टोटल 20 बोले थे। कह रहे मुझे लगा एक के 20 बोले, मैं तुझे तो लग गया, यहां लगा तो मुझे ना यार। ये देखो जी आगे, ये देखो जी फर्स्ट, ये देखिए अब फोर्थ क्या आ रहा है बच्चे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, so it leads to the optimum utilization of resources by avoiding the and minimizing the wastage of resources and efforts। संडे को टेस्ट सा कॉल करवा दिया मैंने, मैं सबको कॉल कर दो, सबको मैसेज कर दो। कह रहे क्या मैसेज करना है, मैंने 12 बजे टेस्ट है, क्या ठीक है ना, सही हो गया ना कॉल, आ गया कॉल रीटेस्ट के लिए, आ गया सबको, जिस आएगा बेटा आ जाएगा, आ जाएगा कॉल, वो भी आएगा। अब सुनो, अब अरे अबे छोड़ रहा, मैं रीटेस्ट के लिए परेशान हूँ। एक बार बीच में क्या हुआ, नहीं ले लूँगा, हुआ क्या, रीटेस्ट के लिए कॉल करने बोला, एक पेरेंट्स कॉल कर, एक पेरेंट्स कॉल करके क्या बोल रहे हैं, सर वो कह रहे हैं हाँ जी आपका बच्चा पढ़ता नहीं, क्यों नहीं पढ़ता, अरे तुम ये बात तुम पेरेंट्स से पूछोगे, वो कहते हैं आपकी वैसे नहीं पढ़ता। आप ही गलती है, अरे भाई राम से पूछ लो भाई। नहीं सर वो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हुए थे उस वक्त ना, बहुत काम था। अरे मैंने भाई यार ये क्या काम, मैं दोबारा कॉल करो, अब एक और कॉल, सॉरी सॉरी, वो कह रहे फोन रख दो चुपचाप, अब फोन देना अच्छी कॉन्सेप्ट से यार। अरे एक ही पेड़ को दो बार फोन करते बटाते यार, एक बार पहले कुछ बोल दो, एक बार सॉरी बोलो, अरे डुप्लीकेशन हो रहा है वर्क का यार, एक ही बार बोल दो ना। सर एक्चुअली ना इसके ना मार्क्स कम आए थे तो सर ने इसको रीटेस्ट के लिए बोला है, हम भी रीजन ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो, सर ने बोला इंप्रूवमेंट होगी, मैंने ये बोलने के लिए बोला था। ये क्यों नहीं पढ़ता बच्चा, क्यों नहीं पढ़ रहा, उनको हमसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, हम उनसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहा बच्चा। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, काम भी अच्छा। उसके बाद सुन, पहले 3 घंटे फोन करे, अब 3 घंटे सॉरी बोलने को कॉल कर रहे हैं, तुम्हारे 6 घंटे हो गए, ड्यूटी खत्म, चलो जाओ भाई छुट्टी। भाई काम क्यों नहीं करे, क्योंकि कॉलिंग करे थे, अबे कॉलिंग तो करनी एक थी, तूने बढ़ाई दो। ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, क्या कहते हैं इसे, इसको दोबारा बोलो, क्या बोलते हैं इसे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। क्या बोलते हैं इसे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अच्छी भली रिकॉर्डिंग करनी थी मैडम, मैंने अच्छी रिकॉर्डिंग करनी थी, रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया, पूरी क्लास खत्म होगी तब याद आ रहा है, अरे अभी तो है, अभी है, अभी है, कितनी बार हुआ है, मैंने पूरी परफॉर्मेंस कर दी, मैं बड़ा खुश, चलो यार ये क्लास रिकॉर्ड होगी, बाद में पता लगा वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, वो बटन नहीं दबाया था मैंने, अब वही क्लास दोबारा करनी है अरेंज। एफर्ट्स लगता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, कैमरा चलते रहता है बेचारा, कैमरा क्या मेरी गलती क्या, तूने वहां बटन नहीं दबाया, मैं तो सब दिखा रहा था वहां पर, तूने 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 खुद बटन नहीं दबाया, मेरी गलती है। अब टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, कैमरा दोबारा यूज होगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। सब ऑर्गेनाइज हो, सब पहले से सेट हो, सब बताओ किसका क्या काम है, कभी हो ही ना कभी दिक्कत यार। अब मेरे पास ही नेशनल इनकम चैप्टर्स की 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 5 साल की वीडियोस है, सारी मिक्स हुई हैं। अरे एक ही होती, बेस्ट होती, वो बेटर होता, या फिर जब इतनी वीडियोस हैं आपने लैपटॉप में बांट देनी चाहिए थी कि ये 19 की है, 20 की है। मैम स्टॉक एंड फ्लो 19 का है, सर्कुलर फ्लो 20 का है। अब 19 में मेरी दाढ़ी थी, नेक्स्ट टॉपिक आया दाढ़ी नहीं, बच्चे भी आना कह रहे ये क्या चल रहा है यार, ये अभी तो पतले थे यार, ये क्या हो गया। अरे एक में तो मैं गंजा हूं, कोविड में तुमने किसी की वीडियो देखी होगी, तुमने कहीं वो देखी नहीं देखी, एक में गंजा हूं, नेक्स्ट वीडियो में बाल आ गया, अबे 2 दिन के अंदर। ज्यादा मत बोल, चुप हो जा चल। ऑर्गेनाइज होता ना प्रॉपर यार, कोई डुप्लीकेशन ना होती,
हाँ जी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब अगर आपने सच में आप जैसे मैं तो चलो मजाक करते रह रहा हूँ, बोलते रहा था कि मैं ऑर्गेनाइज करूँगा करूँगा, बट सच बता रहा हूँ बेटा, अगर मैंने अपने आप को एक्सपैंड और ग्रो करना है तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बेटा। सेम लेवल रहकर कभी भी एक्सपैंड नहीं हो सकता। एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए आपको अपने ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए हर काम के लिए स्पेशलाइज यार। प्रॉपर डिपार्टमेंट्स मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने एक्सपैंड और ग्रोथ करनी है बेटे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। मतलब मुझसे अगर तुम धरनी कभी पूछोगी ना ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट इंपॉर्टेंस, मेरे माइंड में सबसे पहले ये आता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हो सकता नहीं इसके बिना यार। तो क्या बोल रहा है वंश? वंश, इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड बाय अलाउइंग अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड, लोग और ऐड होंगे यार, डिपार्टमेंट्स और बनेंगे, प्रोडक्ट लाइंस बनेगी। तो अपने आप को अगर क्या करना हो वंश, एक्सपैंड, तो तुझे ना अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज यार। क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज। अपने टाइम को क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज। अच्छा, इससे एक बात याद आई मुझे इस ऑर्गेनाइज से ही, कि मैं अभी लास्ट मंथ 1 मंथ के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ जी। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम टेबल नहीं बन पा रहा। समझ ही नहीं आ रहा यार, बस चलते जा रहे हैं, उठते हैं चलते हैं, उठते हैं चलते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है 3 घंटे क्लास यहाँ है, कोई बोल रहा है 2 घंटे के वहाँ पर, 1 घंटा वहाँ जाना है जी। तो अभी मैं हर क्लास के अंदर पर वीक 4-5 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। खेल 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 खेल, चुप जा, टेबल के नहीं, चुप जा। पिलर देख रहा था, ठीक करेगा। 4-5 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास काउंसलिंग नहीं कर रहा, आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं, आपने बस आगे बताना कि सर मेरा ये पार्ट है, मैं यहाँ जाता हूँ, मेरी ये क्लासेस हैं, बताओ कुछ टाइम टेबल मुझे बेस्ट बताओ, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको इसी सैटरडे संडे जी। बस पर बैच 4-5 कर रहा हूँ अभी। तो प्लीज़ आप लोग एक फॉर्म सेंड करूँगा जिसको चाहिए अभी अर्ली, कि सर मुझे पहले बता दो, टाइम टेबल बताना है सिर्फ। और फिर उन बच्चों से पर वीक बात करूँगा कि वो टाइम टेबल फॉलो हुआ या नहीं हुआ। नहीं हो पाया तो कुछ और बना दूंगा। कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ इसको डालते हैं, काउंसलिंग नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, सिर्फ बैठ के बात करनी, दिक्कत क्या चल रही है जी। ठीक है, हाँ जी। ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट यार, फर्स्ट बेनिफिट ऑर्गेनाइजिंग, कम ऑन। यस, फर्स्ट बेनिफिट, बेनिफिट्स ऑफ। अच्छा, तो को समझ आ रही है बात ये, कि जब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा जाएगा, ऑर्गेनाइज क्या किया जाएगा, तो क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या। सुन, हर इंपॉर्टेंस पढ़ते वक्त अपने दिमाग में बार बार ये बात बोलियो, ऑर्गेनाइजेशन को जब क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज, तो ये होगा। ऑर्गेनाइजेशन को जब क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज, तो ये होगा। सच बता रहा हूं, कभी दोबारा लर्न नहीं करना पड़ेगा एक। हाँ जी, फर्स्ट वन इज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, adaptation to, we know that the environment is, but the organized organization can easily adopt the changes. जैसे जैसे चेंज आएंगे ना कुणाल, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन ना चेंजेस को क्या कर लेगी, अडॉप्ट, अगर वो क्या होगी, ऑर्गेनाइज्ड। समझे मेरी बात यार? देख क्या बोल रहा है बेटा, इट हेल्प्स इन adaptation to the change by allowing the organization structure to be suitably modified according to the changes in the business environment. तू मानेगा नहीं, मैं अभी क्लास से बता रहा, क्लास में जा रहा हूँ मैं भाई, क्लास में एंटर करा, मैं क्लास के अंदर एंटर करा, मुझे वो दे दिया चौक और बोर्ड। भाई मैं रिक्वेस्ट करी, मैं नहीं पढ़ा सकता, क्या बात कर रहे हो। मैंने ज़माना पता नहीं कब का चेंज हो गया। फिर एक रूम में ले गए, कैसा यहाँ ले लो, मैंने एसी, कह रहे सर हैप्पी मॉडल है। फिर सुनो, फिर एक थर्ड रूम में ले गए, वहाँ पे सब कुछ था, दोनों था, ये भी था और वो भी था। तो भाई तब मैं उसको इजीली पढ़ा पाया। इसका मतलब देख, सबसे बताऊँ देखो, मैं जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका चेंज नहीं हुआ 10 सालों से, बट जैसे जैसे इन्वायरमेंट में क्या है चेंज, मैंने कुछ चीज़ों को क्या कर लिया, चेंज। तो जब जैसे ही तूने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बांटा होगा ना, तो जिस डिपार्टमेंट में चेंज चाहिए होगा ना, तो सिर्फ उसी में लेकर आई हो, बाकी सब सेम रखी हो, बड़ा इजीली चेंज को क्या कर लेगा, अडॉप्ट, अगर बांटा होगा तो। एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, क्योंकि एक ही इंसान को तो बार बार सेम काम दे रही है, तो उस काम में तो वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड।
तो क्या बोल रहे देख बेटा, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क टू दी सबऑर्डिनेट। इसको मैं काम दे रहा हूँ, ये ले काम कर, हाँ कर ले, और अपने आप को खुश नसीब मान कि मैं तुझे क्या दे रहा हूँ, काम, और यही काम दे रहा हूँ, कर 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 कर। अबे दिया नहीं लाग, इसे क्या डेलीगेशन क्या कहते हैं इसे। ये भी खुश है, और सर ने मुझे क्या दिया है। इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर, और डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ब्रो, डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग की क्या है इंपॉर्टेंस, बोलो ऑर्गेनाइजिंग की क्या है, ये मेरे पास ऑर्गेनाइजिंग की क्या है। यस कम ऑन, फर्स्ट इंपॉर्टेंस, अरे नाम लिखो इसके, लिखो नाम, सिर्फ नाम लिखने हैं, इसके पॉइंट लिखने हैं, उसके अंदर की थ्योरी नहीं लिखनी। लिख अपने हाथ से एक बार जल्दी कर, उसके अंदर की थ्योरी नहीं लिखनी, सिर्फ नाम लिखने हैं जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे लिए। तूने घर से सोच के नहीं आया तू कहां पढ़ने जा रहा है, पेन ही खत्म हो गया। लेट कैसे हो गए। Yes, come on, first. Yes, first is benefit of, लिख लिया, benefits of specialization डन है। Second one is clarity in working. Third, effective. Fourth, expansion and, किसके लिए चाहिए expansion and, क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग। यार किसके बेनिफिट पड़ रहा है, यार मुझे क्या पता क्या चाहिए। अरे भाई ऑर्गेनाइज करेगा तभी तो क्या कर पाएगा, एक्सपैंड एंड ग्रोथ। यस, अडॉप्शन टू दी, तू कब अडॉप्ट कर पाएगा चेंजेस को, जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ऑर्गेनाइज। यस, पर्सनल की डेवलपमेंट होगी कब, जब ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी। तो बेटा तू पढ़ क्या रहा है, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। डन, हाँ जी यहाँ पे आ जाओ। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ establishing superior, establishing productive relationship, बोलो establishing productive between physical, financial and, establishing productive relationship between physical, financial and, to achieve the, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बोले बॉनिश। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फोर्थ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट। जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या करी जाती है, ऑर्गेनाइजिंग, तो क्या फॉर्म हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म हो जाता है, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क, बोलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ, in which operating and managerial tasks are performed, in which operating and, और जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का देखूंगा तो चार चीजें पता लगेंगी। पहली चीज जॉब डिजाइन, दूसरी चीज डिपार्टमेंटेशन, तीसरी चीज स्पैन ऑफ कंट्रोल, चौथी चीज, और जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग, क्या होती है, तो क्या फॉर्म हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल। And there are two types of organizational structure. The first one is, second is, पता है क्या बच्चों, जो आप लोगों ये मेरे साथ पूरा चैप्टर ना ऑलरेडी बोल चुके हो फर्स्ट 2 क्लासेस में, बट देखो अभी हाफ चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ जब रीडिंग कर रहे हैं तो
फर्स्ट 2 चैप्टर क्लासेस में पूरा चैप्टर बोल चुके मेरे साथ। मैंने वीडियो शायद से अपलोड करी थी। नहीं ये वाली वीडियो नहीं बेटा, वो रील बनाई थी जो शायद से इंस्टा, हाँ इंस्टा बनाई थी, जिसमें सारे पूरा चैप्टर बोल रहे हो जिसमें, हाँ स्टोरी डाली थी हाँ। सोचो सोचो सोचो, चैप्टर पहली 2 क्लासेस में पूरा बोल चुके हो एंड तक, और जब उसकी थ्योरी रीड करना शुरू कर रहे हैं अभी मिड तक भी नहीं पहुंचे यार। चीज़ें हैं भाई। अच्छा बस पता क्या धन्नी दिक्कत प्रॉब्लम पता क्या सॉल्व होगी धन्नी, मुझे बेस क्लियर है। अब देख धन्नी, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब कि जब कभी भी कॉन्सेप्ट क्लासेस भी क्या होगा ऑर्गेनाइज, जब कभी भी कॉन्सेप्ट क्लासेस भी क्या होगा ऑर्गेनाइज, क्या होगा, तो क्या फॉर्म होगा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा फंक्शनल, क्योंकि हम सर्विसेज सिर्फ एक ही प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। और फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, बोलो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, बोलो व्हेन द अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द, दोबारा बोलो, व्हेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड according to the function of one product, that type of structure is known as functional structure. And whenever the organization organized according to the function of different according to the different products, according to the that type of structure is known as divisional structure. That structure is known as, इसका मतलब जब पहली बार कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हो रही होती है तो पहले किस में आती है, किस में आती है, अगर वो 2-3 प्रोडक्ट और प्रोड्यूस करेगी तो किस में आएगी डिविजनल। समझ आया, बोलो जय माता दी, बाय बोलो। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। जय माता दी।